नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चल रहा है और इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया की डेवलपमेंट की जर्नी जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू होती है, और हमने एक जो है अपने देश के डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया और उस प्लानिंग कमीशन ने देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स ने कुछ मेजर डिसीजंस लिए, मेजर इनिशिएटिव्स लिए, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस देश के डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया। तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, राइट, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बेस जिस पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, उसका वो बेस बनाते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो मतलब एक ब्लूप्रिंट आया और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स ने जो फाउंडेशंस रखी देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, डैम्स को बनाया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराया, फिर बाद में आगे चल के ग्रीन रिवोल्यूशंस लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, मशीनरीज हो, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो, तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ का भी क्या क्या फाउंडेशन किया गया। इसी के साथ साथ IITs की स्थापना की गई, ठीक है, इसरो की स्थापना की गई, DRDO की स्थापना की गई, उसके साथ साथ IIMs की स्थापना की गई, है ना। सो देश में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो बेसिकली ये एक तरीके से क्या था, हमारा एक बेस था, ठीक है, हमारे देश का। और आज उस बेस के ऊपर जो हम देख रहे हैं 2025 में जो इंडिया, ठीक है, खड़ा है, तो ये बेस जो मतलब इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो कब रखा गया था, आज़ादी के बाद, थ्रू दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान रखा गया था। तो दोस्तों, अब काफ़ी कुछ हो चुका था देश में, और हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है, कि उसमें क्या क्या फीचर्स थे, उसकी क्या क्या सक्सेस रही, क्या क्या फेलियर्स भी हमने देखे। और साथ ही साथ अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और सोसाइटी में, देश में लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा थी, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके अंदर भी, और साथ ही साथ जो देश के आम लोग थे उनके अंदर भी। तो जब देश ने देखा कि भाई सरकार जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आती है जिसमें एग्रीकल्चर को मेनली फोकस किया गया, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो काफ़ी डिबेट्स भी जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी जो है वो हमें इन 5 ईयर प्लान्स को लेके, सरकार के इनिशिएटिव्स को लेके, उनकी मंशा को लेके देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उन डिबेट्स को, उन कंट्रोवर्सीज को अब थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम देश जो था वो, हमारे देश के विकास की जो जर्नी शुरू हुई थी, जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे उनको लेके वो क्या सोचता था। तो सबसे पहली और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट जो डिबेट हमें देखने के लिए मिली, वो देखने के लिए मिली एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, जब देश का विकास मतलब शुरू हो रहा था, तो उस टाइम देश के सामने एक सबसे बड़ी डिबेट ये थी, एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि क्वेश्चन ये था कि हम किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या हमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या हमें इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो इसको लेके विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, विद इन द सोसाइटी, जो हमें ये डिस्कशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा था। उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स जो थे वो पब्लिश होते थे, जो देश के सामने जो है इस डिस्कशन को रखते थे, अपनी राय रखते थे, और लोग भी अपनी जो राय है वो गवर्नमेंट के सामने रखते थे। तो बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट के सामने जो है सबसे बड़ी दुविधा ये थी, ठीक है, कि वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करे या फिर वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करे। तो हमारे देश में विद इन दी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, विद इन दी गवर्नमेंट ऑल्सो, कांग्रेस में भी उस टाइम में बहुत सारे लीडर्स थे। जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू जो थे, उनका झुकाव सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसकी तरफ था शुरू से, और कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका झुकाव, जिनका मानना था कि जो देश है उनको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस डिबेट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला बेसिकली क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, देश के कुछ सोसाइटी के सेक्शंस, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स का ये मानना था कि भाई देश को जो है वो किसको फेवर करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश रूल के बाद, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित हुआ था हमारे देश का। और साथ ही साथ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी किस में इन्वॉल्व थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, यानी कि जॉब्स भी जो हमें देखने के लिए मिलेंगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी किस में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में थी, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स को लेके हो, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी को लेके हो, ठीक है, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को लेके हो। तो कई सारी जो मेजर सीरियस चैलेंजेस थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। पर ऐसे में इन लोगों का ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है उसको किसको फोकस करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी कि कृषि को देनी चाहिए, खेती बाड़ी को देनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए, क्या क्या तर्क दिए। तो पहला तर्क उनका ये था कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण जो है देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। भारत जो है वो सिर्फ
जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग क्या बन गया था, कंट्री बन गया था। भाई हम क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कॉटन चाहिए, जो है इंडिगो चाहिए, तो हम उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, ना कि हम अपने खुद के खाने के लिए जो अनाज होता है या जो फूड होता है उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया था कि भारत में अगर मैं बात करूँ कि एंशिएंट टाइम से लेके, ठीक है, मिडिवल टाइम तक ही कभी कोई इतना बड़ा भयंकर अकाल पड़ा हो, ठीक है, तो हम काफ़ी संपन्न थे, काफ़ी प्रोस्पेरस थे। और हमारी इकोनॉमी, दोस्तों देखो ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे देश के इतिहास की, कि हमारे देश का जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी बैलेंस थी और सेल्फ सफिशिएंट थी। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम कई सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में भी आप देखो, ठीक है, जब ब्रिटेन वगैरह का या दूसरे पश्चिमी देशों का या यूरोप का या अमेरिका का जो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है, और उस टाइम में भारत एक काफ़ी प्रोस्पेरस कंट्री था, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी बैलेंस थी, जहाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो। तो देखो आप कितने बेहतरीन तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी थी, जिसको पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स ने क्या करके रख दिया, चौपट करके रख दिया। और भारत जो है वो गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी, भूखमरी, फूड इनसिक्योरिटी, है ना, इन सब जैसी समस्याओं का क्या बन के रह गया, एक देश बन के रह गया। तो इसलिए इनका ये मानना था कि भाई जो हमारी सरकार है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या होगी, इंश्योर होगी। ठीक है, सेकंड इनका क्या तर्क था, सेकंड पॉइंट ये था कि भाई क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सबसे बड़ा सेक्टर है, और इंडिया की जो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है ना, वास्ट पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। फार्मिंग उनके लिए क्या है, लाइवलीहुड है ना, उनकी आजीविका का साधन है। तो ऐसे में सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, कृषि पे ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 9th और 10th क्लास में इकोनॉमिक्स की बुक है, और जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिफरेंट सेक्टर्स और कैसे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, 11th एंड 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बाकी की दो इंडस्ट्रीज से लिंक करता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं जब मैं उन वीडियोस को आपके लिए लेके आऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल भी जो है वो प्रोड्यूस करता है बाकी के सेक्टर्स के लिए, जैसे कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर जो टर्शरी सेक्टर हो। तो इनका कहना था कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर इसलिए फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू जो इंडस्ट्रीज है ना, उनके लिए क्या किया जाएगा, जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस किया जा सकेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन हो गया, ठीक है, उसी के साथ शुगर केन हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे आपके रॉ मटेरियल्स हैं जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा, बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बाकी के सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर टर्शरी सेक्टर हो, वो भी क्या होंगे, ग्रो करेंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हैं। उसके बाद चौथा इनका पॉइंट क्या था कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है वो भी होगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि आज भी हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो किस में रहती है, वो गांव में रहती है, वो विलेज में रहती है ना, वो रूरल एरियाज में रहती है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हालांकि अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर हम देखें कि चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या फिर और किसी दूसरी फैसिलिटीज़ के मामले में हो, तो जो विकास का जो केंद्र है वो अभी भी शहर बने हुए हैं, अभी भी वो अर्बन एरियाज बने हुए हैं। लोग चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो और किसी चीज़ के लिए उनको रूरल एरिया से जो है वो माइग्रेट करना पड़ता है, कहाँ पे, शहरों की तरफ। तो ऐसे में जो शहर है उन पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन जब एक हद तक पॉपुलेशन किसी भी एरिया में रह सकती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की जो आबादी है वो 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी, हाईली डेंसली जो है पॉपुलेटेड सिटी में जो है वो दिल्ली इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स भी जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जिसका जैसे कि मैं बात करूँ लैंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ या वाटर सप्लाई की बात करूँ या और भी किसी चीज़ की बात करूँ। तो इससे क्या होता है कि जो एक सिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ जो है वो डेवलप की जाएंगी, ताकि जो इन शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इन पे जो एक प्रेशर है, हैवी प्रेशर है, इनको जो है वो बैलेंस किया जा सके, इनको वहाँ से जो है दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सके, दूसरे नए शहरों की तरफ। लेकिन ऐसा रियलिटी में हमें देखने के लिए नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए बेसिकली ये चीज़ उसी टाइम में हमारी डिबेट का हिस्सा थी कि अगर हम अपने गाँव का विकास करते हैं, अगर हम अपने रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो इंप्रूव होगा, बल्कि गाँव में रहने वाले लोगों की, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, तो उनकी इनकम भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ जो डिमांड है ना किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की, वो भी क्या हो सकेंगी, पूरी हो सकेंगी। तो दोस्तों ये कुछ मेजर आर्गूमेंट्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करने के लिए। और उस टाइम में मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी थी जो इसकी वकालत कर रही थी। उनमें से एक थे JC कुमारप्पा। अब JC कुमारप्पा इंपॉर्टेंट है, एज ए MCQ ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज दी JC कुमारप्पा या उनका क्या पॉइंट था। तो बेसिकली JC कुमारप्पा वाज अ गांधीयन फॉलोवर। ये क्या थे, गांधीयन फॉलोवर थे। गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो फिलॉसफी थी, ये उसमें विश्वास रखते थे, और इन्होंने एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट जो है वो हमारे सामने रखा। और इनका कहना था कि भाई अगर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम में हमारे गांव में ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे खेती बाड़ी ही होती थी, एग्रीकल्चर नहीं, वहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग थे वो भी थे,
ठीक है, जिसे हम अगर मैं बात करूँ तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, है ना, जैसे कि आज की डेट में भी अगर आप गाँव में देखोगे डेयरी फार्मिंग हो गया, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे छोटे मोटे जो जिसे हम लघु उद्योग धंधे बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, वो हम जो है डेवलप करने की बात करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज भी भारत में सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही होता है। तो इनका ये मानना था जेसी कुमारप्पा का कि भाई जो सरकार है उनको रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, गाँव में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको स्टैब्लिश करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। इससे जो देश का विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकेगा। इन्होंने दोस्तों एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस बुक इनकी रही है, एज एमसीक्यू आपसे आ सकता है कि भाई इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो है ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बुक लिखी थी जेसी कुमारप्पा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस टाइम में एक और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर थे और बाद में उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी अलग, ठीक है, और आगे चल के वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और काफ़ी बड़े जो वो थे वो किसान नेता थे। मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो थे उनका भी ये मानना था कि भाई सरकार को जो है वो किस पे फोकस करना चाहिए, सरकार को फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये दो बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने ये तर्क दिया, जिन्होंने ये आर्गूमेंट किया कि गवर्नमेंट को बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और रूरल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या जो है उस टाइम में तर्क दिए गए, ठीक है, पॉइंट्स दिए गए कि हमें इंडस्ट्रीज़ पे क्यों फोकस करना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ पे हमें इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि इससे क्या आएगा, मॉडर्नाइजेशन होगा और ग्रोथ होगी। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों आप देखो कि आज जो एरा है टेक्नोलॉजी में लगातार कैसे डेवलपमेंट वो जो है वो चलता आ रहा है। और आज जो एरा है वो किसका आ गया है, एआई का आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आ गया है। हर कोई इसकी बात कर रहा है, ठीक है, और ये किस तरह से आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम चाहे ना चाहे, लेकिन एआई आज की डेट में हम सबके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बन चुका है दोस्तों। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं क्योंकि इनमें लगातार इनोवेशंस चलते रहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी भरपूर जो है वो इस्तेमाल होता है। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं तो इससे देश का क्या होगा, इससे हमारे देश का सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन होगा, ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजीज आएंगी, ठीक है, और एडवांसमेंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, हायर होगी और हम प्रॉफिट्स भी मेक कर सकेंगे। इंडस्ट्रीज़ जो है वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो देती है एज कंपेरिजन टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ऐसा मानना था कि इनका जो फेवर में थे, जो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस करे, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करे, ठीक है। उसके साथ साथ इनका क्या मानना था, इनका और क्या तर्क था, इनका ये पॉइंट था कि भाई इंडस्ट्रीज़ पे अगर हम फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा, सेल्फ जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भरता है, वो हमारी आएगी, है ना। और देखो आज भी हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, इसके लिए सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी चल रहा है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, कि भाई गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश में हो, हमारे भारत में हो, ठीक है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा सेल्फ डिपेंडेंसी बनेगी, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो होगा। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से क्या होगा कि जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं दोस्तों, फॉरेन इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं, तो वो कम होगा और हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट था कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब क्रिएट होंगी, है ना। इनका ये मानना था कि भाई जो फार्मिंग है, क्योंकि देखो फार्मिंग में भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया, क्योंकि एक तो हमारे जो देश के किसान हैं इनकी जो लैंड है वो काफ़ी छोटी है। हालांकि लैंड रिफॉर्म्स में ये कोशिश की गई कि छोटे छोटे लैंड्स को जो है कंसोलिडेट करके उनको बड़े लैंड में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं कनाडा के या बाहर के ज्योग्राफी में, ये है आपका एग्रीकल्चर वाला जो आपका चैप्टर है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में। तो जैसे अगर मैं बाहर के देशों की बात करूं, यूरोपियन कंट्रीज़ की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और लैंड के साइज या फार्मर्स के काफ़ी बड़े हैं। तो हमारे देश में उल्टा है, क्योंकि हमारे देश की जो लैंड है वो भी कम है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लैंड जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज में वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। अब छोटे छोटे पार्ट्स लैंड होंगे, पैचेज होंगे लैंड के, तो अब उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंपैक्ट करेगी, वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। हालांकि लैंड रिफॉर्म्स में ये कोशिश की गई थी कि जो लैंड के साइज है उनको इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन मैंने आपको बताया ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा कि लैंड रिफॉर्म्स को जितनी इफेक्टिवली हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए था, सुधार लेके आना चाहिए था एग्रीकल्चर सेक्टर में, लैंड रिफॉर्म्स को लेके वो हम नहीं ला पाए। ये एक हमारा एक मेजर फेलियर है। उसके बाद ये बात की जा रही थी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की अपनी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई यहाँ पे मान लो 2 लेबर की जरूरत है, लेकिन पूरी फैमिली, अगर फैमिली में 5 से 6 लोग हैं तो वो पूरे की पूरी जो फैमिली है वो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। और जबकि रिक्वायरमेंट कितने पर्सन्स की है, 2 पर्सन्स की है। तो बाकी के जो ये 4 पर्सन है वो क्या है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। तो इसीलिए इनका मानना था कि जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं तो इससे जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगी और जो लैंड पे प्रेशर है ना, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड पे जो प्रेशर है ये भी क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों ये कुछ मेजर डिबेट्स थी हमारे डेवलपमेंट को लेके एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज में। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही, देखो गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही कि गवर्नमेंट ने जो है वो कैसा मॉडल अपनाया, मिक्स्ड मॉडल अपनाया, ठीक है। अब मिक्स्ड मॉडल बेसिकली क्या कि जिसमें जो है आपका फर्स्ट 5 प्लान के तहत जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया, फिर सेकंड 5 के प्लान के तहत जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, फिर आगे भी कई 5 ईयर प्लान्स आए जिसमें दोनों ही सेक्टर्स पे जो है वो फोकस किया गया। और साथ ही साथ जो हमारे देश की इकोनॉमी थी, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है वो भी हमें साथ साथ डेवलप जो है वो ग्रोथ हमें
देखने के लिए मिली, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्ट जो फीचर्स हैं और जो सोशलिस्ट फीचर है इकोनॉमी के उसको भी अपनाया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो सोशलिज्म है ना, इसको मेंशन किया गया है एज अ फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमने जो कौन सा मॉडल अपनाया, हमने मिक्स्ड मॉडल अपनाया। ठीक है, हालांकि आगे चल के जो है इस मिक्स्ड मॉडल में, क्योंकि इतना अच्छा हमें इसका जो है वो रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला, आउटकम देखने के लिए नहीं मिला, और 1991 में हम एक मेजर चेंज लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो दूसरा जो डिबेट था वो क्या था कि गवर्नमेंट जो है किसको प्रायोरिटी देगी, किसको फोकस करेगी, किसको प्रमोट करेगी, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगी या पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करेगी। तो इसको लेके क्या पॉइंट्स थे, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर के लिए बेसिकली क्या आर्गूमेंट था कि पब्लिक सेक्टर, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कि ये काफी इसेंशियल है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम में जो बॉम्बे प्लान बनाया था, जो हमारे मेजर इंडस्ट्रीज थे, जेआरडी टाटा या जीडी जो उस टाइम में बिरला थे, तो उनका भी ये मानना था कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो वो हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडस्ट्रीज में। तो बेसिकली इस पब्लिक सेक्टर के लिए क्या आर्गूमेंट्स थे कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए पब्लिक सेक्टर का होना, सरकारी मतलब उसका होना जरूरी है, साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। और हम बात करें अगर इस देश की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उसमें भी पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हालांकि आज की डेट में हमारे देश में प्राइवेट जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसके बाद स्कूल्स हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, लेकिन हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो देश की एक बड़ी आबादी है वो डिपेंड हो जाती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो फिर ऐसे में जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सप्लोटेशन होता है, आप सब जानते हैं, और आज की डेट में भी ये एक बड़ी समस्या है। प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी मानना है और मैं भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हूँ, प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं है। अगर प्राइवेटाइजेशन बुरा होता तो फिर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे आज गरीबी होनी चाहिए थी, भुखमरी होनी चाहिए थी, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती। लेकिन बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की एक सबसे बड़ी जो इंडिया में कमी है वो ये है कि यहाँ पे बात तो जो है प्रॉफिट की जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी की जाती है, काम के घंटे की जाती है। जैसे अगर अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़े हमारे एलएनटी के जो सीईओ थे, उन्होंने भी ये बड़ा बयान दिया कि भाई 90 घंटे जो है वो वीक में काम किया जाना चाहिए। लेकिन उस हिसाब से जो सैलरी है ना, जो मिलनी चाहिए, जो एक मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, या उसको सोसाइटी में महंगाई को देखते हुए, उसकी फैमिली नीड्स को देखते हुए, जो उसको कम से कम इतनी तो सैलरी मिले कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, तो वो चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने स्कूल में भी यही देखता हूँ कि भाई जो एक टीचर की सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी प्राइवेट स्कूल वाले नहीं देते हैं। फीस वो अच्छी खासी जो है वो वसूल रहे हैं बच्चों से, लेकिन उस हिसाब से वो सैलरी जो मिलनी चाहिए टीचर्स को, एक सम्मानजनक जो वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है प्राइवेट सेक्टर की। और इसीलिए मैंने अपना खुद का जो है, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपना खुद का जो है वो शुरू करूं, तो इसलिए मैंने जो है वो बच्चों यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा। तो चलिए, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैसे एक्सप्लोटेशन करता है, सैलरी काफ़ी उनकी लो होती है। और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो अब देखो अभी 8 पे की बात चल रही है कि बहुत जल्द जो है वो 8 पे कमीशन आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर पर। इससे क्या होगा, इससे इक्विटेबल ग्रोथ होगी और सोशल जस्टिस होगा। ये कुछ जो थे पॉइंट्स थे आपके इन फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू दी प्राइवेट सेक्टर। अब देखो दोस्तों, ये कमी भी है, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पर फोकस तो किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर की बेसिकली क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी भी आप देखो भाई, एक बार हमारी सरकारी नौकरी लग गई फिर उसके बाद हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं गवर्नमेंट में भी, मैं केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा चुका हूं, मैंने देखा वहाँ पे जो टीचर्स हैं किस तरह से मेहनत करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो एक जनरल मेंटेलिटी है वो यही है। और इसी के कारण देखो कि आगे चल के हमारी जितनी भी कंपनीज थी जैसे पब्लिक सेक्टर की, वो सारी घाटे में जाती हैं। सरकार का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और जिसके कारण आगे मजबूरी में फिर अपने हमारे देश को क्या करना पड़ता है, अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ता है। और 1991 में हम क्या लेके आते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसके तहत आप देखो कि फिर जो भारत में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है आज प्रेजेंट टाइम में, वो कंटिन्यूसली जारी है। तो एक सबसे बड़ा जो ये क्रिटिक्स है, ठीक है, एक आलोचना होती है पब्लिक सेक्टर की, वो यही होती है कि वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार हो या सरकारी कंपनियां हो, ठीक है, तो इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं। आज हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है ना। अपनी जैसे अगर मैं बात करूं कि चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, तो कंपनी जो है वो, प्राइवेट कंपनीज जो है वो कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की, उनको अपनी तरफ खींचने की, और साथ ही साथ प्रॉफिट मेकिंग पे इनका फोकस होता है, किसका, प्राइवेट सेक्टर का। अब जो अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करते हैं तो जो गवर्नमेंट का जो बर्डन है किसके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी। अब देखो ब्यूरोक्रेसी भी क्या है कि भाई आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी है, जो काम है वो काफ़ी ढीला ढाला सा होता है। इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा जो है वो इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेसी पे जो बर्डन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इससे देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ हम क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस को इंकरेज कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ फेवर थे, कुछ पॉइंट्स थे इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। आप देखो कंक्लूजन क्या था कि जहां हम बात करें, इंडिया ने जो शुरुआत किया, तो बेसिकली हमारा, मैंने आपको बताया कि
शुरुआत में हमारा झुकाव किसकी तरफ था, पब्लिक सेक्टर की तरफ था। गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर इनिशिएटिव्स भी लिए थे, ठीक है। और बेसिकली जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, तो उनका भी जो मॉडल था उनको नेहरूवियन प्लानिंग कहते हैं या नेहरूवियन मॉडल कहते हैं। तो उसमें अच्छा खासा जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। सरकारी कंपनियां बनाई गई, इंडस्ट्रीज लगाई गई, सरकारी जॉब्स क्रिएट हुई, ठीक है। लेकिन आगे चल के मैंने आपको बताया क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। जीडीपी में हमारा कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी, ज़्यादातर जो सरकारी कंपनियां थी वो घाटे में जा रही थी, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, चाहे वो गुड्स के मामले में हो चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, वो हम पिछड़ते जा रहे थे। और हमारा जो एक नेबर कंट्री था चाइना, उसने क्या किया, उसने 1970 के डेकेड में वो भी चेंज लेके आया जिसका रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1991 में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, जिसमें प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में लेके आए। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही सेक्टर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं इस देश के विकास के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मेजर डिबेट्स थी हमारी जो डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, हमारी विद इन द गवर्नमेंट, इवन कांग्रेस ऑल्सो, ठीक है। तो आम लोग जो थे वो क्या सोचते थे, उनकी क्या मेजर डिबेट्स थी, सरकार के सामने किस तरीके के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, तो इसको हमने डिस्कस किया। और सरकार ने फर्स्ट 5 प्लान के थ्रू जहाँ एग्रीकल्चर पर फोकस किया, तो वहीं सेकंड 5 प्लान के थ्रू देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे जो है वो फोकस किया गया, दोनों को साथ लेके आगे चला गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेके, इस चैप्टर को लेके, या फिर आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं सोशल साइंस का, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए मैं वीडियोज़ लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।